हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलवेज बजिंग, जहां हम जानते हैं वेब थ्री के बारे में। तो वेब थ्री का एक बहुत ही की कॉन्सेप्ट है एनएफटीज। तो बस इस वीडियो में हम लोग एनएफटीज के बारे में जानते हैं। लेकिन एनएफटीज यानी कि नॉन फंजिबल टोकन, उससे पहले हम लोग जानते हैं फंजिबल का वर्ड का मतलब होता क्या है। फंजिबल मतलब जो सेम है, यानी कि जो एक दूसरे से रिप्लेस हो सकता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये दोनों 100 रुपये के नोट हैं। तो कोई मुझे ये वाला 100 रुपये का नोट दे या ये वाला 100 रुपये का नोट दे, दोनों दोनों सेम है। यानी कि दोनों में कोई डिफरेंशिएबल नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। तो ये हुआ फंजिबल। तो नॉन फंजिबल क्या हुआ? जो अलग है, जो एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकता। जैसे यह है एक पेन और यह है एक वॉच, तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो वैसे ही इसका मतलब हुआ ये दोनों नॉन फंजिबल है, एक दूसरे का जगह ये लोग नहीं ले सकते हैं। तो अगर हम लोग लाइफ अगर देखें तो सारा चीज़ नॉन फंजिबल है। घड़ी पेन से अलग है, पेन बॉटल से अलग है, बॉटल लैपटॉप से अलग है, लैपटॉप मोबाइल से अलग है, मोबाइल बुक से अलग है। तो हर चीज़ नॉन फंजिबल है। और फंजिबल क्या है? फंजिबल बस है रुपीज़, बाकी सब नॉन फंजिबल है। लेकिन इसे भी अगर कोई चाहे तो बोल सकता है नॉन फंजिबल है। कैसे? इसका नंबर नंबर हर नोट का नंबर अलग रहता है। यानी कि ये नॉन फंजिबल बताता है कि ये नोट इस नोट से अलग है। लेकिन क्योंकि हमें फ़र्क नहीं पड़ता और हमें अपनी ईज़ के लिए कि दोनों का वैल्यू सेम है, तो हम लोग इसे फंजिबल ही बोलते हैं और इसे फंजिबल की तरह यूज़ करते हैं। तो अब वेब थ्री में नॉन फंजिबल टोकन का बहुत अहमियत है। लेकिन हम लोग दोनों चीज़ जानते हैं, एक फंजिबल वेब थ्री में फंजिबल क्या है, नॉन फंजिबल क्या है। तो फंजिबल हो गया क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज फंजिबल है, यानी कि एक ईथर, कोई हमें एक ईथर दे या कोई दूसरा ईथर दे, कोई भी ईथर दे, हमें उसका वैल्यू तो सेम ही है। तो ये हो गया फंजिबल। और नॉन फंजिबल क्या हो गया? नॉन फंजिबल बाकी सारी चीज़ें, यानी कि कोई इन गेम आइटम्स, जैसे कि हम कोई गेम खेल रहे हैं, उस गेम में अगर एक गन मिला हमें, और वो गन क्या है? वो गन है नॉन फंजिबल टोकन। अगर जैसे कि कोई डिजिटल आर्टिस्ट है, तो वो अपना आर्टवर्क क्रिएट किया, उसे नॉन फंजिबल टोकन में कन्वर्ट कर लिया और उसे सेल किया, तो वो हुआ एनएफटीज। यानी कि वो नॉन फंजिबल, यानी कि वो दूसरे आर्टवर्क से अलग है। तो यही हुआ एनएफटीज। और ये बहुत ही अच्छा क्रिएटर्स लोगों के लिए इसलिए है, एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि इसमें रॉयल्टी है। तो इसका मतलब क्या कि अगर एक आर्टिस्ट ने अपना आर्टवर्क क्रिएट किया, उसे सेल किया, ठीक है, और जब भी अब क्या होगा? अब जब भी उसका आर्टवर्क जब सेल होगा, तो वो एक रॉयल्टी ऑटोमेटिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोड ही है, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऑटोमेटिक, मतलब खुद से होता है। तो जब भी उसका आर्टवर्क आप सेकेंडरी मार्केट में जब भी उसका आर्टवर्क कोई सेल करेगा, तो एक रॉयल्टी, जो परसेंटेज जो आर्टिस्ट के द्वारा पहले से प्री डिटरमाइंड होगी, वो उसके वॉलेट में खुद ब खुद चले जाएगी। तो जैसे 100 रुपये में एक आर्टिस्ट ने अपना आर्टवर्क बेचा और उसका रॉयल्टी सेट कर दिया 10%। यानी कि अगर जब भी उसका सेल होगा, बाकी अगर जैसे कि मैंने आर्टवर्क खरीदा 100 रुपये में आपसे, ठीक है, अब मैंने फिर उसे 200 रुपये में बेच दिया, ठीक है, और आपने रॉयल्टी सेट किया है 10%, यानी कि 200 रुपये का 10% कितना हुआ? 20 रुपये। तो 20 रुपये आपके पास ऑटोमेटिक आपके वॉलेट में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। तो उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हुआ एनएफटीज़ का एक इसमें बहुत अच्छा फीचर है, क्योंकि जब भी अब वो 200 रुपये में कोई ख़रीदा है, वो 400 रुपये में अगर बेचेगा, तो उसका 10% हुआ 40 रुपीज़। तो वो 40 रुपीज़ आपके वॉलेट में खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, ना ही आपको ट्रैक करना है, कुछ नहीं करना है। ये हुआ एनएफटीज़ का यूज़ केस, क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है ये रॉयल्टी का फीचर। और बाकी हम एनएफटीज़ को देखते हैं तो ब्लॉकचेन में बस, जैसा हम लोगों ने जाना, फंजिबल है जो कि क्रिप्टो करेंसीज, और बाकी सब नॉन फंजिबल है। जैसे कि बिटकॉइन हो गया, ईथर हो गया, सोलाना हो गया, ये सब फंजिबल टोकन्स हैं, इसे हम क्रिप्टो करेंसीज बोलते हैं।
और बाकी सब NFTs है। जैसे कोई फैशन आइटम है, ठीक है, कोई वर्चुअल लैंड में, मेटावर्स में, सॉरी, मेटावर्स में कोई फैशन आइटम है, कोई वेयरेबल है, तो वो सब भी है NFTs। वो एक दूसरे से अलग है। और बाकी इसका क्योंकि NFTs ब्लॉकचेन पे ही है, तो इसका ट्रेसेबिलिटी सबको को पता चल ही जाएगा क्योंकि ओपन है। यानी कि अगर एक NFTs किसी को और को ट्रांसफ़र हुआ तो वो आराम से कर सकते हैं। तो ये था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा NFTs है क्या। और NFTs का बाकी ऐसे बहुत ज़्यादा यूज़ केस है। एक यूज़ केस तो हम लोगों ने जाना कि आर्ट वर्क, जैसे कोई डिजिटल आर्टिस्ट है, कोई भी क्रिएटर है। ऐसा नहीं है कि डिजिटल आर्टिस्ट ही होना चाहिए, अगर आप लोग फोटोग्राफर भी है तो आप लोग अपना खुद का होना चाहिए, लेकिन ओरिजिनल। क्योंकि अगर दूसरे का आप अगर गूगल पे गए, फ़ोटो डाउनलोड किए, NFTs में कन्वर्ट कर लिए, तो वो आपको रेपुटेशन नहीं दिलाएगा। और वो आपको कोई ऐसे मत सोचिए कि पैसे आप बना सकते हो, क्योंकि ओरिजिनल का ही वैल्यू है। तो अगर फोटोग्राफर कोई है तो फोटोग्राफर फोटोग्राफी करता है, तो वो अपने फ़ोटोज़ को NFTs में कन्वर्ट कर सकता है और उसे सेल कर सकता है। अगर कोई म्यूजिशियन है तो म्यूजिशियन अपने म्यूज़िक को, अपने सॉन्ग्स को NFTs में कन्वर्ट कर सकता है, उसे सेल कर सकता है। तो वो NFTs में लोग क्यों खरीदेंगे? क्योंकि वो आपको ओनरशिप देता है। यही है, जैसा कि हम लोगों ने जाना था Web3 के बारे में, तो Web3 क्या देता है? Web3 देता है ओनरशिप। तो ये NFTs मुझे क्योंकि ओनरशिप का एक अलग फीलिंग है। जैसे कि अगर आप जाते हो लाइब्रेरी में, बुक पढ़ते हो, तो वो आपकी नहीं है। लेकिन अगर वो आपकी बुक हो गई, आपकी बुक है, तो वो आपको एक अलग फील देता है, क्योंकि यार ये मेरा बुक है, तो वो एक अलग फीलिंग देता है। और वो ये एक सपोर्ट भी दे अपने आपको, आर्टिस्ट को। ये एक मीडियम है सपोर्ट करने का। जैसे कि आज के समय में अगर हम, जैसे कि अगर बहुत लोग सपोर्ट करना चाहते हैं आर्टिस्ट को, लेकिन कोई मीडियम नहीं है, लेकिन कोई सही ज़रिया नहीं है। तो ये NFTs एक बहुत ही मैसिव चीज़ है Web3 के बारे में। और Web3 का ये बहुत की कॉन्सेप्ट है NFTs। तो कोई भी NFT क्रिएट कर सकता है, कोई भी NFT सेल कर सकता है, कोई भी NFTs खरीद सकता है, कोई भी NFTs में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यही था। और बाकी राइटर्स, जैसे राइटर्स भी आज के डेट में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं। पब्लिकेशन हाउस में जाओ, बुक कराओ, फिर क्या क्या प्रोसेस होता है मुझे उतना नहीं मालूम, लेकिन ये है कि राइटर्स क्योंकि आज के डेट में उतना पैसा नहीं कमा पाते हैं। तो अगर कोई अच्छा राइटर है, कोई अच्छा लिखता है, तो वो अपने NFTs क्रिएट कर सकता है और उसे सेल कर सकता है। और जब भी ये तो बात, क्योंकि उसमें रॉयल्टी फीचर है, तो जब भी उसका फिर से सेल होगा वो आर्ट पीस, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक वॉलेट में ऐड हो जाएगा। तो इससे ये तो झंझट ख़त्म हो गया कि हर बार हमें ट्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक फीचर है, तो अपने आप हो सकता है। तो और बाकी सब इसमें NFTs का एक बहुत अच्छा चीज़ क्या है, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉकचेन हैं, सोलाना, इथेरियम, और सारे पे लोग अलग अलग NFTs बनाते हैं। क्यों क्यों अलग अलग बनाते हैं? क्योंकि एक पे गैस फीस ज़्यादा है, एक पे गैस फीस कम है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग अलग अलग ब्लॉकचेन पे NFTs क्रिएट करते हैं। तो ये गैस फीस क्या है? गैस फीस है एक ट्रांजैक्शन फ़ीस मान लीजिए, एक चार्ज मान लीजिए। तो जब भी आप अगर कुछ करते हैं तो आपको एक चार्ज देना पड़ता है, एक ट्रांजैक्शन फ़ीस देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं गैस फीस। तो वो गैस फीस देना पड़ता है। तो इथेरियम पे लोग ज़्यादा करते हैं। इथेरियम पे क्यों करते हैं? क्योंकि इथेरियम जो ब्लॉकचेन है वो बहुत बहुत ज़्यादा सिक्योर है और बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है। लेकिन इसी की वजह से सब लोग इस पे आते हैं। और इसकी वजह से क्या हो गया, क्योंकि डिमांड NFTs में का इथेरियम पे बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से इसका गैस फीस भी बहुत हाई है। अगर कोई अच्छा NFT, जैसे कोई फ़ोटो बहुत ही अच्छा है 4K या 8K में, और उसे NFT में क्रिएट करना है, तो $500 भी लग सकते हैं। और सबको $500 गैस फीस। और बाकी वो ये भी श्योर नहीं है कि ये NFT बिकेगा या नहीं बिकेगा, क्योंकि इसमें रेपुटेशन बनाने में टाइम लग जाता है। और बहुत लोग NFTs जैसे कि क्रिएट कर लेते हैं। बहुत सारे इंडिया में भी एक NFT मार्केट प्लेस है,
वो सेंट्रलाइज्ड है मतलब कि वो किसी सेंट्रल पार्टी का कंट्रोल है उस पर। अगर वो सेंट्रल पार्टी का सर्वर डाउन हुआ तो वो NFT मार्केट प्लेस भी डाउन हो सकता है। लेकिन बहुत सारे डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट प्लेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कि कभी भी चांस नहीं है उसका ये बंद होने का, उनके सर्वर डाउन नहीं हो सकते क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड है। और बहुत सारे लोग NFTs में जंप कर रहे हैं, NFTs क्रिएट कर रहे हैं इसी कोशिश से कि बनाएंगे बेचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं तो वो अपना खुद का ओरिजिनल आर्ट वर्क करते हैं, मेहनत डालते हैं। जैसा कि मैंने एक बार शेयर किया था एक NFT जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने एक शेयर आप लोगों के साथ शेयर किया था कि वो बहुत ही अच्छा था वो NFT। तो वो वीडियो NFT था, वो था कि उसमें जब उस आर्टिस्ट को 3 महीने से ज़्यादा लग गया था उस एक NFTs को बनाने में। तो एक NFT में कितना हार्ड वर्क गया, कितना डेडिकेशन गया, और उसके बाद वो NFT 25 ईथ यानी कि 25 ईथ मतलब 100 के डॉलर्स यानी कि 75 लाख रुपए में बिका था। लेकिन 3 महीने का जो स्वेट गया, एनर्जी गया, और ऐसा नहीं था कि उसमें लिखा हुआ था कि 25 ईथ में बिकेगा, उसने बस ऑक्शन में डाला था। अब किसी ने देखा उसे, उसने बिड किया 25 ईथ, तो उसने ख़रीद लिया। लेकिन ऐसा श्योर नहीं है क्योंकि अभी भी अगर आप कोई भी NFT मार्केट प्लेस पर देखोगे, हम लोग कभी देखेंगे साथ में, तो कोई भी NFT में जाओगे तो देखोगे आप बहुत सारे NFTs है जिसका कोई ख़रीदार नहीं है, किसी ने नहीं ख़रीदा हुआ है, पहले भी नहीं ख़रीदा था। और बहुत सारे NFT तो ज़ीरो, हाँ मतलब एक बोलते हैं कि यार ये NFT ज़ीरो हो जाएगा, और एक है कि ज़ीरो पे ही लिस्टेड है। तो वो ज़ीरो पे लिस्टेड है तो क्या आपको फ्री में मिलेगा? नहीं। जैसे कि मैंने बताया गैस फीस, तो जब भी आप ख़रीदोगे तो आपको एक गैस फीस देना पड़ेगा, तो वो गैस फीस ही आपको $100 यानी कि 7500 रुपये लग जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को NFTs क्या है और क्या आप लोगों को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग आर्टिस्ट हो, आप लोगों का रियल आर्ट वर्क है तो ज़रूर कीजिए। और जो लोग NFTs के बारे में सोच रहे हैं ख़रीदने का, वो लोग भी आई थिंक ख़रीद सकते हैं क्योंकि एक NFT सबके पास होना चाहिए। मेरे पास भी है एक NFT जो कि मैंने सीधा मिंट किया था वेबसाइट से। तो सबके पास एक NFTs होना चाहिए क्योंकि जब भी आप NFTs अगर ख़रीदते हो, NFTs आप ख़रीदोगे तो अगर हो सकता है वो NFTs आप ख़रीदे उसका वैल्यू डाउन हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन जब भी आप ख़रीदोगे तो आप स्किन इन द गेम फील करोगे, और उसकी वजह से क्या होगा, आप NFTs के बारे में और जानोगे और पढ़ोगे। जैसे कि बहुत सारे लोग स्टॉक्स का एग्जांपल देते हैं कि आप पहला स्टॉक खरीदो तो उसके बाद तुम स्टॉक के बारे में और जानोगे और पढ़ोगे। तो वैसा ही है, आप क्रिप्टो करेंसीज़ को ख़रीदो तो उसके बारे में आप और जानोगे, क्योंकि आपको फील होने लगेगा कि अगर नहीं जानोगे नहीं करोगे तो आपको आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो डाउन हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो वैसे ही NFTs में है। NFTs को ऐसा मत समझिए कोई भी, आई थिंक मतलब कि इन्वेस्टमेंट एडवाइस तो मैं कभी भी नहीं दूंगा, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं सोच के ये नहीं ख़रीदना चाहिए कि यार मैंने ये ख़रीद लिया तो कल मैं ज़्यादा में बेचूंगा। आपको NFTs एज ए सपोर्ट के लिए ख़रीदना चाहिए, अगर आपको खुद का प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए ख़रीदना चाहिए और इसके बारे में और जानना चाहिए क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत मैसिव है। तो आई होप आप लोगों को NFTs और इससे जुड़े कुछ और चीज़ें समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। टिल देन कीप बजिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।